नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, एंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या सर क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामिनेशन में या हमें बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना, ये कंफ्यूजन तो आपके माइंड में आ रहा होगा ना, तो ये सेशन के बाद ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाने वाला है, बिकॉज आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस अभी तक के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। यानी अगर बात की जाए सीयूटी एग्जामिनेशन, तो सीयूटी एग्जामिनेशन 2022 में, 23, 24 में हो चुका है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे हमने कलेक्ट किए हैं एंड वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो इस चैप्टर से पूछे गए एंड आपके लिए ये देखना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि यार हम जब अपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे यानी सीयूटी 2025 में, तो यार क्वेश्चन का क्या लेवल हो सकता है, और अगर जो क्वेश्चंस या हम सीयूटी 2024 अटेम्प्ट करते, 23 अटेम्प्ट करते, तो क्या हमें क्वेश्चन बनता या नहीं बनता। तो ये सारा कंफ्यूजन इस सेशन के बाद हम दूर करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ में एंड बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। करेक्ट, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, यहां पर क्या देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आप कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मानोगे। तो आप सबको पता है कि भाई मैनेजमेंट में जो लेवल्स होते हैं, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट विल बी योर टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड विल बी योर लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो हमसे पूछा गया यहां पर कौन सा वाला टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर, भाई ऑप्शन 1 ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को लेकर के या हम बात करें यहां पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड चेयरमैन, तो ये सारी पोस्ट जो है, ये सारी पोस्ट किससे बिलोंग करती है बच्चा, ये सारी पोस्ट बिलोंग करती है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से। कहां से बिलोंग करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करती है। तो यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन है या कौन सा वाला डेजिग्नेशन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग नहीं करता, तो हम क्लियरली आंसर को मार्क कर सकते हैं प्रोडक्शन मैनेजर। क्या मार्क कर सकते हैं बच्चा, प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि ये मिडिल लेवल का पार्ट होता है। ये कहां का पार्ट होता है, मिडिल लेवल का। हमने मिडिल लेवल में पढ़ा हुआ होता है कि जो डिविजनल हेड्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पे क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने देखा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे गए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहां पे क्वेश्चन जो है ना आपको पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और आपसे पूछा गया कौन कौन से, ये वाला पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। तो हमने बोला यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है बच्चा, जल्दी से देखते हैं। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ टेंजिबल फोर्स, क्या इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट बात करेंगे या गलत बोलेंगे। तो आपने बोला सर बेसिकली अगर हम इसको बोले तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज नॉट अ टेंजिबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ये इंटेंजिबल है, तो नॉट लिखा हुआ है तो हम बिल्कुल बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन बी, मैनेजमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल फोर्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आर द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, तो आप बोला हाँ सर, यानी सी भी हमें यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। एंड उसके मैनेजमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी कभी भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट चल रहा है बच्चा, ए, सी एंड ई। क्या हमारे पास ऑप्शन में ए, सी, ई ऑप्शन अवेलेबल था। तो यस, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जैसा पूछा गया है अपने प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में, अगर आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें इसी तरह से पता लगाना है कि हर स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, समझना है एंड देखना है कि भाई इस स्टेटमेंट के अंदर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें अपने ऑप्शन को मार्क करना है। यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन व्हिच डिफाइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट को आर्ट कब बोला गया, तो बच्चा हम सबने बोला हुआ है कि कुछ कीवर्ड्स हम हमेशा पढ़ते हैं। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो हम कीवर्ड्स पढ़ते हैं, वो कीवर्ड्स हमें इसी तरह के क्वेश्चन को करने में काम आते हैं। तो यहां पे अगर बात की जाए तो आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्शंस व्हिच डिफाइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन यहीं पे खत्म हो गया बच्चा। जहां पे भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन की बात हो जाए, क्रिएटिविटी की बात हो जाए, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैनेजमेंट आर्ट है। अगर आपसे बोला जाता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये वाला अगर आपसे थॉट पूछा जाता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज एन साइंस। ओके, तो ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है एंड उसके बाद आंसर करना था। तो यहां पर हम ऑप्शन ए को मार्क करते हैं एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बड़ा सा केस स्टडी आया हमें एंड केस स्टडी को सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इस केस स्टडी पे
हमसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक पूछा गया, यानी 4, 5, 6, 7 एंड 8 5 क्वेश्चन इसी केस स्टडी पे पूछे गए। हम केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे, जब भी आपको अपने एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसका फिर आंसर ढूंढो। हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। तो चलिए भाई, अब हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। तो मिस्टर विनय इज द प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी। Being a manager, he seeks a planned result from his subordinate. So he sets the criteria against which actual performance of subordinates will be measured. He also convey this criteria to his subordinates. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये लोग स्टैंडर्ड को सेट करने की बात कर रहे हैं, यानी बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा। स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा, और स्टैंडर्ड सेट कौन से वाले फंक्शंस में होते हैं बच्चा, अगर आपसे कभी पूछा जाए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड आपने बोला कि यहाँ पर बीइंग अ मैनेजर ही सीक्स अ प्लान रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट्स की बात हो रही है फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, सो ही सेट्स द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट विल बी मेजर्ड। यानी यहाँ पे दो चीजें कीवर्ड से, एक रिजल्ट हो गया और एक मेजर हो गया, कि यहाँ पर इन्होंने सपोज एक एक्चुअल परफॉर्म को एक्चुअल रिजल्ट के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पहले से सेट किया हुआ था, अब ये लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि भाई कितना हमने परफॉर्म किया। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन वेयर वी कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल डेटा विद द स्टैंडर्ड डेटा, and we can say that कि भाई we have to take in various analysis and take a corrective actions. Okay, तो ये सारा फंक्शन, ये सारा काम कौन से फंक्शन का है भाई, कंट्रोलिंग फंक्शन का है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट व्हिच मिस्टर विनय इज वर्किंग। तो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला गया है कि मिस्टर विनय इज अ प्रोडक्शन मैनेजर। क्या बोला गया है, मिस्टर विनय इज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि भाई जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, वो हमेशा किस लेवल पे बिलोंग करते हैं बच्चा, वो सारे लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन, हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो मिस्टर विनय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया, नेम द स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस which is discussed in given phase, he sets criteria। तो भैया ये he sets a criteria की बात हो रही है, तो वो कौन सा वाला स्टेप है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बोलोगे सर बेसिकली he sets a criteria, यानी कि आप जब एक्चुअल डेटा तक पहुंचोगे तो उसके लिए पहले से क्राइटेरिया दे रखा है, यानी पहले से एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। तो ऑब्वियस है, ताकि हम एक्चुअल रिजल्ट के टाइम पर उसको कंपेयर करके आंसर निकाल पाए। तो यहाँ पे क्लियरली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे किस स्टेप की बात हो रही है, ऑप्शन डी की बात हो रही है, यानी कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ओके बच्चा, तो फटाफट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर बताते जाना है कि क्या यहाँ पे आपके सारे आंसर सही गए। आप लोग को यहाँ पे ये भी बताना है कि कितने आंसर आप लोगों ने ओवरऑल करेक्ट किए, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, तो ये करना पड़ेगा। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखते जाओ अपने अपने आंसर्स, यानी बताते जाओ कि अगर इससे पहले आप सीयूटी का एग्जाम फेस करते तो क्या आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ेंगे, विच पॉइंट हैज बीन इंडिकेट इन द फेस इट इज नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो भाई हम हर चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और हर चीज पे हम चाहे कि यार बचाना चाहे पैसा, या सपोज बहुत कम से कम रिसोर्सेज यूज करके वो काम कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं। कंट्रोलिंग फंक्शन में एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी यानी लिमिटेशंस की तरह का काम देखा जाता है, जिसको बोलते हैं भाई क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या बोला जाता है, ऑप्शन सी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एक बड़ी सी केस स्टडी देख के हम घबरा जाते हैं, हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। बट आपने देखा कि केस स्टडी से डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 थे, बट उसके बाद फिर वो लोग कॉन्सेप्ट पे आ गए कि अगर आपने कंट्रोलिंग पहचान लिया है तो आप कंट्रोलिंग की लिमिटेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस पे पूछेंगे, कंट्रोलिंग के प्रोसेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कभी भी ये सोच के केस स्टडी से नहीं भागना है कि यार केस स्टडी आ गई, इसका मतलब वो केस स्टडी को हमें समझना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। आपको केस स्टडी को पूरा डिटेल में पहले ही पढ़ने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टिंग में आप केस स्टडी पढ़ने में लग गए, क्योंकि उस टाइम पर आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं थे, आप बस पढ़े जा रहे थे, तो आपको वो रिलेटेबल नहीं लग रहा था। बट जब आप क्वेश्चंस पढ़ के फिर आंसर ढूंढने जाओगे केस स्टडी के पास, तो वो रिलेटेबल पॉइंट्स आप ढूंढोगे, समझोगे, एंड वहां पे इजीली अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे। इज इट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे क्लियर है, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी हो गया। Now let's move forward. Question number 8. If it tries to control everything, it will result in controlling nothing. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये भी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की। अगर हम सब कुछ
सब कुछ ठीक करना चाहेंगे तो शायद हम कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जहां जरूरत है वहां पे चेंजेस करो, जहां जरूरत है वहां पे आप उसको क्लियर करो, बट जरूरी नहीं कि आप सब कुछ पे अगर चले जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यानी डी, यानी आपके स्टैंडर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपके मोटिव क्लियर होने चाहिए, आपका पर्पस पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो। इज इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ये इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता था। मतलब आप खुद सोचो कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कैसे याद रखना है भाई। हम बोलते हैं भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम सिंपल सा टास्क रखते हैं कि भाई POSDNC, P स्टैंड फॉर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आ जाएगा भाई P यानी कि B, है ना। देन P के बाद O यानी PBC, देन स्टाफिंग, स्टाफिंग का है बच्चा ए, तो ए आ गया। देन बच्चा डायरेक्टिंग यानी कि सर ई आ गया, और फिर कंट्रोलिंग डी। तो BCAED हमारे ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड perceptions. This can be modified by the manager when the situation so demands. What the nature of principle of management has been. तो बच्चा आप सबको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रिंसिपल बोला गया आप उसको वैसे ही या इंप्लीमेंट करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा 100% जरूरी नहीं है। तो क्या होता है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझाया गया हमें, हमें समझाया गया कि एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट मैनेजर के लिए पॉसिबल होता है कुछ अगर चेंजेस करना चाहता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो कर सकता है। बट इसके पीछे का अगर आप अब रीजन पूछोगे तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसका एक फीचर है बच्चा, फीचर है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक का, एंड ये भी एक केस स्टडी है। तो केस स्टडी काफी ज्यादा पूछी गई है इस चैप्टर से, ऑल दो, और 5-5 क्वेश्चन हमें एक ही केस स्टडी में पूछे जाते हैं, बट अगेन वही सेम तरीका हम इंप्लीमेंट करेंगे, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी पे वापस डिस्कस करने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन दी अबव केस मैनेजर वाज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ। तो भैया अब हमसे पूछा गया कि मैनेजमेंट, सॉरी जो मैनेजर है यहाँ पर वो इफेक्टिव कहलाएगा या एफिशिएंट कहलाएगा या इफेक्टिव एफिशिएंट दोनों कहलाएगा। राइट? तो बोला गया, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोला गया। एक मिनट, ये वाला केस यहाँ पर बच्चा, क्वेश्चन यहाँ पर है, कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट इन अ ईयर। टू अचीव दिस टारगेट ही मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो आपने बोला कि भाई सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे हम अपना ऑप्शन क्या मार्क करेंगे, तो हमने बोला सिंपल सी चीज है कि अगर जो काम को अचीव करना है, तो टारगेट को अचीव करने के लिए उसने ज्यादा काम किया है, और ज्यादा काम किया तो उसने डबल शिफ्ट किया। डबल शिफ्ट करना मतलब ऑब्वियस है बच्चा, आपको पता है क्या होता है कि डबल कॉस्ट लगती है। और इवन जब आप डबल शिफ्ट करते हो, या फिर आप सपोज हम जहां पे एक टर्म यूज होता है जिसमें हम बोलते हैं भाई कि हमें आज कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसमें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल 9 घंटे की मेरी जॉब हो गई है, उसके बाद मुझे 5 घंटे का ओवर टाइम दिया गया, तो वो 5 घंटे का ओवर टाइम पे और ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर बहुत ज्यादा ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा इंकर हो जाती है। तो ऑल दो अगर आपने काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया है तो आप इफेक्टिव हो, बट अगर आपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया है तो इट मीन आप एफिशिएंट नहीं हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि भाई इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। क्या बनेगा भाई, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन डी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और है, कटिंग डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो भैया कॉस्ट को कम कर दिया बट टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हमारा जो थॉट होगा वो क्या होगा कि हम एफिशिएंट तो होगा बट इफेक्टिव नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, यानी कि सी विल बी आवर आंसर। क्या आंसर होगा भाई यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन को हम करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो बच्चा ऑल दो जहां पे भी ऑब्जेक्टिव को सेट करने की बात की जा रही है, जहां पे भी ऑब्जेक्टिव को सेट करने की बात की जा रही है, आप समझ जाइएगा कि ये किस चीज का काम है भाई, प्लानिंग का। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि भाई अगर आप स्टैंडर्ड सेट करो, अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करो, तो ये प्लानिंग के थ्रू किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, डैश इज द मैनेजमेंट
डैश इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो बच्चा आप समझ जाएगा, मॉनिटरिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, है ना, ये या कम्युनिकेटिंग। तो ये सारी चीजें जब भी बात होती है, मॉनिटरिंग करने का मतलब होता है बेसिकली काम चालू हो गया है, अब वो काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें चेंजेस करवाओ, बोलो। तो ये सारा काम जो है मैनेजर का कौन सा फंक्शन कहलाता है बच्चा? ये सारा काम जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो सर, मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर सिर्फ मॉनिटर कर रहे हो तो डायरेक्टिंग, और अगर मॉनिटरिंग करके आप उसमें चेंजेस करवा रहे हो तो इट बिकम्स अ कंट्रोलिंग। गॉट इट? तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, बोला गया दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जब आप स्टैंडर्ड के थ्रू कंपैरिजन करो, आप स्टैंडर्ड के थ्रू अपनी जो भी आपने अचीव किया है उसको अगर आप कंपेयर करो, देन इट बिकम कंट्रोलिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ गाइड करने का ऑप्शन होता, सिर्फ मॉनिटरिंग करने का ऑप्शन होता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का ऑप्शन होता तो ये डायरेक्टिंग कहलाता। बट क्योंकि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो इट बिकम अ कंट्रोलिंग फंक्शन। गॉट इट? अच्छा, तो भाई ऑप्शन डी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे एंड मूव करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है तो प्लानिंग में किया गया है, बट अगर उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं या सारी चीजें जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है वो करवाया जा रहा है, तो ये फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे हम ऑप्शन बी को मार्क करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। क्या मार्क करेंगे भाई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इजी है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कहने के लिए बहुत इजी लगेंगे, बट जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो ना तो कंफ्यूजन आता है कि भाई प्लानिंग भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर जब आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पहुंचते हो तो यही कंफ्यूजन से आप बच जाते हो। जो कंफ्यूजन आपके क्वेश्चन को गलत करवाते हैं ना, वही कंफ्यूजन से आप बस बच जाते हो। ये एक प्लस पॉइंट होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट होता है हमारे साथ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चा, कनन इज वर्किंग इन स्टार प्रूफ लिमिटेड। He ensured that his department has necessary workforce and he operates with other departments for a smooth functioning of the organization at which Kanan is working। तो बच्चा, अगर कनन का ये काम है कि जो काम उसको दिया गया है और वो उसके लिए देख रहा है कि भाई सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या नहीं है, तो बेसिकली टॉप लेवल का काम नहीं होता। टॉप लेवल का काम होता है स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना, गोल डिसाइड करना, समथिंग एंड ऑल। बट द थिंग इज कि जब वो काम आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी मिडिल लेवल को दे दिया गया, तो मिडिल लेवल का टास्क होता है कि जो भी टास्क उसके पास आया है उसके हिसाब से उसके पास लोग अवेलेबल हैं, उसको दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सारा काम होता है बच्चा मिडिल लेवल मैनेजर्स का। यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी आंसर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स in the organizations toward achieving this goal, which characteristics of management is highlighted from the above statement। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब यहाँ पे बोला गया दिस गोल्स, यानी कि टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स, तो ये बात कर रहे हैं बच्चा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी ऑप्शन सी। अब सर आप सारे क्वेश्चंस करा दोगे, कुछ हमें भी तो दो, कुछ क्वेश्चंस हमें भी करने हैं, ऐसे नहीं कि सर सारे क्वेश्चंस आप कराओगे। तो चलिए भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूं एंड दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सीईओ, फाइल मैनेजर, सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, लाइन हेड, तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में अभी जस्ट लिखो जल्दी से जाकर के। आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स बच्चा, एंड इतना तो अपन को ट्राई जरूर करना है कि यार हमने पढ़ लिया, सर ने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा तो हमारा भी बनता है आंसर देने का। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप क्लियर रहेगा। अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज एंड पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द relates given situation, identify the nature of management reflected। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यानी क्वेश्चन नंबर आपको क्या लिखना है? 18, फिर ऑप्शन ए या बी, उसी कमेंट में आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी कमेंट कर सकते हैं, बट आपको कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना है। मैं भी देखना चाहता हूं आपका नॉलेज कितना चल रहा है इस चैप्टर की बात अगर की जाए, राइट। और आप अगर बैठते सीयूटी 2023-24 में, तो क्या आप आंसर को निकालने के लिए केपेबल थे या नहीं थे? तो चलिए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स दैट आर ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चा चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं देता हूं, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। तो अगर हमसे बोला गया कि यहां पर क्या हो भाई,
इट इज अ गोल डायरेक्टेड प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द कंपनी, बिल्कुल सही है सर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज इंटरनल फीलिंग यू अर्ज एंड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स नहीं है सर, तो ये वाला नहीं होगा। हमसे पूछा कॉम्बिनेशन फैक्ट दैट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कभी नहीं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड, बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी बताइए। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए एंड डी। ए एंड डी हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रहा है, जस्टिफाइड हो रहा है। तो दो क्वेश्चंस आप लोग को कमेंट सेक्शन करने हैं, एंड आई होप यहां तक आते आते आपने वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिख दिए होंगे। तो चलिए बच्चा, अभी इस चैप्टर को यहां पर हम कंक्लूड करते हैं, सेशन को यहां पर हम कंप्लीट करते हैं। एंड इसी तरीके से अपकमिंग डेज में बहुत सारे सेशन साथ में यहाँ पर आपके साथ में आता जाऊंगा, एंड बहुत सारी प्रैक्टिस हम साथ में मिलकर करते जाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और बच्चा, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम सेशन ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी सेशंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड बहुत सारा सब कुछ आपका वहां वेट कर रहा है। सो फटाफट जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करो एंड लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को, यानी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपर ग्रेड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जो आपकी एग्जामिनेशन जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ इस सेशन को यहाँ पर अभी कंक्लूड करते हैं एंड मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।